हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा भाग 2 की कविता नंबर 3, पाठ नंबर 3, जिसमें 2 कविताएं हैं। पहली कविता हम कल पढ़ चुके हैं और अब अगली जो कविता है अजय जी की दूसरी कविता है। एकदम छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है मैंने एक बूंद देखा या मैंने देखा एक बूंद। ये इस कविता का शीर्षक है। देखिए, श्यामपट्ट पर लिखा हुआ आपके सामने बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन इस छोटी सी कविता के माध्यम से कवि अजय जी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है और बहुत ही सुंदर कविता है। थोड़ा सा मैं आपको इसका परिचय करा देता हूँ कि इस कविता में है क्या। इस कविता में ये बताया गया है पानी की या सागर की एक बूंद के माध्यम से, जिसको कवि देखते हैं और कहते हैं कि बूंद है वो नश्वर है। नश्वर किसे कहते हैं? जो नष्ट होने का गुण हो, या अर्थात जो चीज़ पैदा होती हो, उत्पन्न होती हो और उसका नष्ट होना असंभावी हो या निश्चित हो, उसे नश्वर कहते हैं। तो यहाँ बूंद के माध्यम से इस सांसारिक जीवन में जो मनुष्य जन्म लेता है वो मरता है या उसकी मृत्यु निश्चित है। उसी के बारे में उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। नश्वरता का अर्थ है नष्ट होने का गुण। तो छोटी सी कविता है लेकिन सुंदर है और सुंदर भावों से युक्त है। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और उसमें कुछ शब्द हैं जो कठिन हैं, उनका अर्थ भी साथ साथ देख लेते हैं। मैंने देखा एक बूंद सहसा। सहसा का अर्थ होता है अचानक। उछले सागर। सागर आप जानते हैं समुद्र। झाग आप जानते हैं रंग गई क्षण भर। क्षण भर बहुत कम समय यानी अल्पावधि। ढलते सूरज की आग से मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख। सम्मुख माने सामने। विराट बहुत बड़ा, लेकिन यहां इसे संसार और ब्रह्म के अर्थ में लिया गया है। हर आलोक, आलोक किसे कहते हैं बच्चों? प्रकाश। उन्मोचन, मुक्त होना या छुटकारा पाना। नश्वरता, नष्ट होने का गुण, जो नष्ट होता है। दाग, वैसे तो दाग से आप सब परिचित हैं, सीधा से शब्द है। और दूसरा अर्थ है जिसमें देखें तो कलंक। तो इस प्रकार इस छोटी सी कविता के कुछ शब्द थे, उनके अर्थ मैंने लिख दिए। तो आइए अब इसकी हम व्याख्या करते हैं या इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, कविता होती क्या है
कविता में कवि है वो गीतात्मक बना देता है, यानी उसे गाने के लायक बना देता है। उसके साथ साथ वो कविता में लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग करके और उसे रुचिपूर्ण बना देता है। तो कविता है, जब हम इसका अर्थ करते हैं या इसको गद्य रूप में इसका अर्थ देखते हैं तो उसे एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि ये इस कविता का, जो भी कविता हम पढ़ते हैं उसका सामान्यीकरण हो गया। तो आइए हम इसका अर्थ या सामान्यीकरण करते हैं। मैंने देखा एक बूंद सहसा अचानक उछली सागर के झाग से। देखिए, कवि कविता लिखता है तो उसका कोई एक तरीके से पूर्व अनुमान नहीं होता। वो प्राकृतिक दृश्य को देखकर, वो सामाजिक दृश्य को देखकर और उसके उस वक्त उनके भाव हैं वो उत्पन्न होते हैं और उन भावों को वो अपने शब्दों के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से कागज पर उकेर देता है या उतार देता है। तो ठीक ऐसा ही दृश्य लगभग इसमें है। मैंने देखा एक बूंद सहसा अचानक उछली सागर के झाग से। आप जानते हैं जब सागर है उसकी लहरें उठती हैं, पानी बहता है, तेज गति से लहरें ऊपर नीचे होती हैं तो उससे झाग उत्पन्न होती हैं। और शायद कवि महोदय हैं या कवि महाशय हैं वो सागर के किनारे बैठे हैं। हुआ क्या, उस सागर के किनारे बैठे कवि ने देखा, मैंने देखा एक बूंद। उन्होंने देखा, मैंने देखा, किसने देखा? कवि ने देखा एक बूंद। क्या देखा? एक बूंद को देखा। एक बूंद अचानक उछले सागर के झाग से, लहरों से झाग उत्पन्न होते हैं और उन झाग के माध्यम से, झाग के बीच से पानी की एक बूंद ऊपर की तरफ उछलती है। उछली सागर के झाग से अर्थात पानी की जो लहरें हैं उनसे झाग उत्पन्न होते हैं और उन झागों के बीच से अचानक एक पानी की बूंद ऊपर की तरफ निकल जाती है। रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। जैसे ही वो पानी की बूंद ऊपर की तरफ जाती है और समय था उस वक्त ढलते सूरज माने अस्त होते सूर्य का या डूबते सूर्य का, यह आपको पता होना चाहिए। अस्त होते सूर्य का जो प्रकाश होता है वो लालिमा से युक्त होता है, लाल रंग लिए होता है। अब यहाँ देखिए कि उस बूंद का सौभाग्य है कि जिस वक्त सूरज ढल रहा है, सूरज अस्त हो रहा है, लालिमा से युक्त है, उसी वक्त उस बूंद का उछलना होता है और वो बूंद है वो उस सूरज की लालिमा से लाल हो जाती है। ये लिखा ना, रंग गई क्षण भर में ढलते सूरज की आग से। आग का अर्थ यहाँ उसकी लालिमा से है, लाल रंग से, और जो बूंद है वो लाल रंग की हो जाती है। और ये स्वाभाविक है, ऊपर उठी तो निश्चित रूप से वापस समुद्र में जानी है और वह बूंद लालिमा से युक्त होकर लाल रंग से रंगने के बाद वापस समुद्र में समाहित हो जाती है या समुद्र में विलय हो जाती है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब कवि ने ये दृश्य तो देख लिया, लेकिन कवि इस दृश्य को देख करके आगे उसकी एक तरीके से आध्यात्मिक प्रवृत्ति जाग जाती है या उसके दार्शनिक विचार आते हैं। उनके बारे में कहा आगे, मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन मुक्त होना नश्वरता के दाग से। कवि क्या कहते हैं? मुझको दिख गया। कवि कहते हैं कि मैंने ये देख लिया। क्या देख लिया? सोने विराट, सोना यानी सागर जो एकदम शांत लंबा चौड़ा था, विराट मन बहुत बड़ा, लंबा विस्तृत फैला हुआ, के सम्मुख सामने, उस सोने पड़े सागर के सामने कवि को क्या दिखाई दे गया? हर आलोक छुआ अपनापन।
सागर के सामने जो बूंद उठी थी उसके लिए कवि कहते हैं कि जब उस बूंद को सूर्य का प्रकाश छूता है तो उससे ऐसा लगता है जैसे उसे अपनत्व मिल गया हो। बूंद को ऐसा लगता है, चाहे वो क्षण की हो, बहुत कम समय के लिए सूरज के प्रकाश से लाल या लालिमा से युक्त हुई, लेकिन इतने मात्र से वो बूंद है, इतनी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है कि उसे सूरज का प्रकाश है वो अपनत्व दे गया, अपना समझ लिया। लेकिन यहाँ जो लाल रंग है या अपनत्व, वो आगे क्या कहता है उन्मोचन, मुक्त होना नश्वरता के दाग से। यानी उस जो पानी की बूंद है उसका लाल रंग चाहे क्षण भर हुआ, उसके लिए लिखा है कि वो लाल रंग उस बूंद को नश्वरता, नष्ट होने का जो दाग था, कलंक था, उससे मुक्त कर दिया। अर्थात मतलब क्या हुआ कि पानी की बूंद सागर से उठी, सागर में वापस चली गई, यानी जहाँ से उसका जन्म हुआ वहीं वापस चली गई। इसका मतलब ये नश्वरता का गुण था, नष्ट होने का उसका गुण था। लेकिन यहाँ कवि ने इसको दूसरे रूप में जोड़ दिया है कि भले ही वो थोड़ी देर के लिए लालिमा से युक्त हुई, थोड़ी देर के लिए उसका रंग लाल हुआ, लेकिन उसका जो नश्वरता का दाग, नष्ट होने का जो स्वाभाविक गुण है, उससे वो बच गई। अर्थात अपने आप को नश्वरता के कलंक से वंचित हो गई, मुक्त हो गई। किसके कारण? उस सूरज के ढलते सूरज के, सूर्य के अस्त होते लाल प्रकाश को, और उसने थोड़ी देर के लिए ही छुआ, जिससे उसे अपनत्व मिला, उसे अपने आप में सौभाग्यशाली समझ लिया कि मैं इस नश्वरता के दाग से अपने आप को मुक्त कर लिया, अपने आप दूर हो गई। अब देखिए, ये तो इस कविता का सीधा अर्थ था, लेकिन जो दूसरा भाग है मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख सामने, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि के दार्शनिक विचार, आध्यात्मिक विचार क्या है? कवि कहता है जिस प्रकार यहाँ जो लिखा गया है विराट, विराट का अर्थ बहुत बड़ा, संसार और ब्रह्म, कि जिस प्रकार पानी की बूंद है ठीक वैसे ही एक व्यक्ति का अस्तित्व है। वो जन्म कहाँ से लेता है? इस विराट ब्रह्मलोक से लेता है, और थोड़े समय के लिए जिस प्रकार बूंद है वो भी अल्पकाल यानी क्षण भर के लिए, ठीक वैसे ही एक व्यक्ति इस ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर, धरती पर आता है और अपना समय पूर्ण करने के बाद वापस उसे उसी ब्रह्मलोक में जाना होता है। लेकिन कवि कहता है कि जिस प्रकार बूंद है उसने थोड़े से समय में नश्वरता के दाग को नष्ट कर लिया, ठीक उसी प्रकार एक मानव को अपने जीवन में सत्कर्म, बेहतर कार्य, श्रेष्ठ विचार या कुछ कार्य ऐसे करे जो सबसे हटकर हों, सबसे अलग हों, सांसारिक जीवन को सुखमय बना देते हैं, लोगों के प्रति उसकी हमेशा सद्दृष्टि रहती हो, तो उन कार्यों के माध्यम से, उन पुण्य कार्यों के माध्यम से, उन शुभ कार्यों के माध्यम से, श्रेष्ठ कार्यों के माध्यम से अपने जीवन का, अपने जीवन जो जन्म हुआ मरना निश्चित है, व्यक्ति चला जाता है, उसका शरीर चला जाता है, लेकिन यहाँ जो कविता में कहा गया दाग, यानी जिस प्रकार वो बूंद अमर हुई थी, ठीक वैसे एक व्यक्ति भी अपने श्रेष्ठ कार्यों से, पुण्य कार्यों से और सद्कर्मों के माध्यम से ऐसी छाप छोड़ जाता है, ऐसा अपना अलग अस्तित्व तैयार कर जाता है कि भले ही वो मर जाए, लेकिन उसका नाम हमेशा इस धरती पर, पृथ्वी पर, संसार में चलता रहता है। तो यहाँ बूंद की लालिमा का जो सौभाग्य है, वैसे ही एक मनुष्य को भी अपना सौभाग्य तैयार करना चाहिए।
और उसके जाने के बाद भी नश्वरता का जो उस पर दाग है, यानी जन्म लेता है वो मरता है, वो मिट जाता है, सहज शरीर वो चला जाता है, लेकिन उसके कार्य, उसकी श्रेष्ठता कुछ ऐसी हो कि जाने के बाद भी वो हमेशा रहे, अर्थात उस नश्वरता के गुण को वो भी नष्ट करके दिखा सकता है। तो ये एक छोटी सी कविता थी जिसमें तुलनात्मक अध्ययन था किसका, बूंद। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बूंद यहाँ एक व्यक्ति का प्रतीक है, व्यक्ति से जोड़ा गया है, और जो सागर है उसको संसार से जोड़ा गया है। इस प्रकार कवि आगे जी ने दोनों कविताओं में ही हमें बहुत बड़े संदेश दिए हैं कि किस प्रकार एक बूंद अगर दाग धो सकती है तो एक व्यक्ति भी अपने कार्यों से नश्वरता के दाग को धो सकता है, और वो अमरत्व को हमेशा आजाद अमर हो सकता है। तो बच्चों, ये तो हो गया इन पंक्तियों का भावार्थ, कह दीजिए सरलार्थ हो गया। अब हम इसमें निकलने वाले विशेष बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला है जीवन की क्षण भंगुरता का चित्र, यानी जीवन है वो अल्पकालीन है, पता नहीं कब इस धरती से परलोक जाने का हमें संदेश मिल जाए। इसलिए यहाँ इस कविता में ये पता है कि बहुत अल्पकालीन समय का हमारा जीवन है, और उसका बहुत सुंदर इस कविता के माध्यम से चित्रण किया गया। छंद पंक्तियां आप छोटे बड़ी देख रहे हैं, इसलिए छंद इसमें है मुक्त छंद। शब्द शक्ति में चर्चा कर चुका हूं। प्राय लगभग कविताओं में लक्षणा यानी लाक्षणिक लक्षणा शब्द शक्ति, ज्यादातर कविताओं में लाक्षणिक शब्द शक्ति का यानी लक्षणों के आधार पर होती है। भाषा देखिए, इसमें खड़ी बोली, तत्सम शब्दों से युक्त। तत्सम शब्दों का मतलब क्या होता है? संस्कृत के वो शब्द जो सीधे के सीधे हिंदी भाषा ने ग्रहण कर लिया या हिंदी ने ग्रहण कर लिया। तो इसमें ऐसे कौन से शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं, जैसे नश्वरता है, और इसके अलावा आपका है क्षण भर, विराट, ये कुछ शब्द थे उन्मोचन जो तत्सम शब्द हैं। नश्वर है जैसे नश्वरता। इसके बाद दूसरा है भाषा का सहज, सरल और प्रवाहमयी। कविताएं होती ही प्रवाहमयी है। बूंद यहाँ प्रतीक, बूंद किसका है? एक व्यक्ति का, व्यक्ति का प्रतीक है बूंद। और सागर है वो संसार का प्रतीक। ये थे इस कविता के विशेष बिंदु। हमने आगे जी की दोनों कविताएं पढ़ ली हैं, और तीसरा पाठ या तीसरी पाठ की दोनों कविताएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब आपको इसके प्रश्न करने हैं, और दोनों ही कविता आपके लिए प्रेरणादायी है। निश्चित रूप से आप इन कविताओं को पढ़ने के बाद इन में बताए गए जो गुण हैं उनका पालन करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ इस कविता को हम यहाँ पूर्ण करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।